सभी को नमस्कार। आज की जो हमारी वीडियो है स्पेशली 12th क्लास के बच्चों के लिए है। 2-3 दिन बाद आपका जो है बोर्ड एग्जाम होना है, तो काफी बच्चे जानना चाह रहे थे कि सर जो पिछले साल का पेपर था, यानी कि 2024 बोर्ड का एग्जाम हुआ था, उसमें कैसा पेपर आया था, क्या क्वेश्चन थे, उनके क्या आंसर रहे हैं, उस पर एक वीडियो बना दीजिए। तो बच्चों की वो डिमांड जो है इस वीडियो से पूरी हो जाएगी। आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो पिछले साल के पेपर की बात करने वाले हैं कि पिछले साल जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर हुआ बोर्ड एग्जाम, उसके क्या क्वेश्चन थे, उसके क्या आंसर थे। यहाँ पे जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो सेट नंबर 1 का डिस्कशन कर रहे हैं, और ऑलमोस्ट 1 2 3 में सेम ही होते हैं, कुछ एक दो अलग हो जाते हैं। तो अभी हम जो चर्चा करेंगे वो सेट नंबर 1 की करेंगे, जो पिछले साल यानी कि 2024 में जो है बोर्ड में पेपर आया था। तो आइए शुरू करते हैं। आपको बच्चों पता है कि 1 से 12 तक जो है वो एक एक नंबर के प्रश्न होते हैं। तो इस वीडियो में क्वेश्चन और आंसर दोनों दिए हुए हैं। तो हम चलते हैं, शुरू करते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और उत्तर को सही विकल्प के रूप में चुनिए। भारत रूस सामरिक संधि, अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण, सोवियत संघ का विघटन, और रूस में साम्राज्यवाद समाजवादी क्रांति। तो बच्चों इसका जो आंसर रहेगा वो सी आंसर सही रहेगा। यानी कि पहले नंबर पे आएगा रूस में समाजवादी क्रांति, उसके बाद अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण, उसके बाद सोवियत संघ का विघटन, और लास्ट में जो है भारत और रूस सामरिक संधि। तो बच्चों पहले का आंसर सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। स्वतंत्रता के ठीक पश्चात भारत के नियोजित विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आ, आयोग बनाया गया था? निर्वाचन आयोग, योजना आयोग, सहा आयोग, या नीति आयोग? तो बच्चों आपको बताया कि हमारे देश की जो प्लानिंग करने के लिए वो बनाया गया था, योजना आयोग बनाया गया था। 1950 में इसका गठन किया गया था, और देश में पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण जो है योजना आयोग के द्वारा ही किया जाता था। अब इसकी जगह पे आपको पता ही है नीति आयोग हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे बच्चों। निम्नलिखित में से भारत की कौन सी एक देशी रियासत ने शुरुआत में भारतीय संघ में शामिल होने का विरोध किया था? बड़ौदा, हैदराबाद, मैसूर, या ग्वालियर? तो बच्चों इसका आंसर है हैदराबाद आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करता है? ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, विद्युत अधिनियम, और नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी? तो बच्चों इसका आंसर सी रहेगा, विद्युत अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। मिलान है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र में अपनी अर्थव्यवस्था को उदार बनाने वाला देश? पहले यहाँ 4 ऑप्शन हम दे रखे, और पहला है इस देश में सुल्तान का शासन। अब यह एक गणराज्य है, चारों तरफ से धरती से घिरा हुआ एक देश, और सेना और लोकतंत्र समर्थक समूह के बीच संघर्ष। इस देश में सेना लोकतंत्र पे हावी रहा। तो बच्चों इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। कथन और कारण का दिया होता है, तो आइए जानते हैं क्या कथन था और क्या उसका कारण था। भारत में चौथे आम चुनाव से पहले लोगों ने आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, खाद्यान्न की कमी और बढ़ती बेरोजगारी के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया। मानसून की असफलता, व्यापक सूखा, खेती की पैदावार में गिरावट, और गंभीर खाद्य संकट ने समस्या पैदा की। तो बताना क्या है? देखिए बच्चों दोनों ही ठीक है, और उसके लिए आंदोलन भी किए गए। तो इस वजह से ऑप्शन ए है। कथन ए और कारण ए दोनों सही है, और इसकी सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा विकासशील देश जनसंख्या की वृद्धि दर को सफलतापूर्वक नियंत्रित करने वाला देश था? तो उसका आंसर आएगा बच्चों डी, श्रीलंका। भारत के योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया क्योंकि यह बहुत पुराना हो गया था। यह विकास की नई चुनौतियों का सामना करने में अप्रासंगिक हो जा रहा था। यह पूरी तरह से समाजवादी मॉडल पर आधारित था। यह कई राज्यों के योजना आयोग के पक्ष में नहीं थे। तो ये जो इसका बी रहेगा कि रिलेवेंट नहीं हो रहा था उस टाइम जो है, तो इसलिए उसको बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं बच्चों। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री पद के लिए इंदिरा गांधी और निम्नलिखित में से किस एक के बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा थी? यानी कि जब शास्त्री जी की मृत्यु हुई और इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की बात की गई थी, तो सबसे जो मेन थे वो थे मुरारजी देसाई। उनसे उनका कंपटीशन चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। फिर वही कथन और कारण का है। कथन पढ़ते हैं। वर्तमान में वैश्विक वातावरण गर्म होता जा रहा है। कारण, धरती के सत्तामंडल में ओजोन गैस की मात्रा में लगातार कमी होती जा रही है। तो बच्चों देखो इसमें क्या है, कथन ए और कारण दोनों सही है, परंतु उसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है।
तो इसका आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 11, किस घटना ने सोवियत संघ में साम्यवाद के अंत को चिन्हित किया? यानी कि ऐसी कौन सी घटना हुई थी जिसने कि सोवियत संघ को साम्यवाद का अंत बताया? तो उसका सोवियत संघ का विघटन था। ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक रहेगा। उस राज्य का नाम लिखिए जिसमें से छत्तीसगढ़ को बनाया गया। तो बच्चों, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और मध्य प्रदेश में जो आंसर रहेगा वो रहेगा मध्य प्रदेश। बच्चों, एक एक नंबर के आपको पता है 12 क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे हमने 12 पे डिस्कशन कर लिया है। अब जो है दो दो नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13, जून 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन के किन्हीं दो परिणामों की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले तो इसमें एक एजेंडा 21 के रूप में विकास के कुछ तौर तरीके सुझाए गए। दूसरा, सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर आम सहमति बात की गई। और साथ साथ एक आगे की साझी के लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। मीन्स जिन्होंने जैसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा उस हिसाब से वो उसको संरक्षण के लिए काम करेगा। तो इसमें कोई भी दो आप आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं बच्चों। पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के मुद्दे भारतीय राजनीति का हिस्सा क्यों बन गए हैं? किन्हीं दो कारणों की विश्लेषण कीजिए। मतलब पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन अब राजनीति का हिस्सा क्यों बन गए हैं, उस पर बात करेंगे। नंबर एक, पूरे विश्व में कृषि योग्य भूमि का अधिक विस्तार नहीं हो रहा है। यानी कि जो कृषि योग्य भूमि है वो कम होती जा रही है, वो अपनी उर्वरक क्षमता कम होती जा रही है। दूसरा, विकासशील देशों में लगभग 1.2 बिलियन लोगों को स्वच्छ पेयजल नहीं मिल पा रहा है। तीसरा, विश्व में प्राकृतिक वनों का काटा जा रहा है जिससे जलवायु अव्यवस्थित हो रही है। पृथ्वी के समतल मंडल में ओजोन की कुल मात्रा में लगातार कमी होती जा रही है, जो पारिस्थितिक तंत्र के लिए वास्तविक खतरा उत्पन्न कर रही है। यानी कि वो सारे पर्यावरण के रीजन बताने हैं जिस जो कि जिनके कारण वो राजनीति में इसका डिस्कशन होता है। उपरोक्त मुद्दों को वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों की सरकारों में सहयोग से हल किया जा रहा है। यानी कि सभी देश चाहते हैं कि उनके यहाँ जो पर्यावरण संबंधी नुकसान हो रहा है, दुर्गति हो रही है, क्षय हो रहा है, तो उसको ठीक किया जाए। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 पे बात करते हैं। क्या 15 था आया था क्वेश्चन। 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित प्रस्ताव में सम्मिलित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संबंधित किन्हीं दो शिकायतों को स्पष्ट कीजिए। अब 1992 में कौन कौन सी जो दो शिकायत थी। नंबर एक, सुरक्षा परिषद अब समकालीन राजनीतिक वास्तविकताओं की सही प्रतिनिधि नहीं करती। यानी कि उनका कहना यह था कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है, जो सुरक्षा परिषद है, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक वास्तविकता को पूरा नहीं कर पा रही है। दूसरा, इसके फैसले केवल पश्चिमी मूल्य और हितों को दर्शाते हैं। यानी कि जो भी यूएनओ में फैसला हो रहा है, जो सिक्योरिटी काउंसिल में फैसला हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं पश्चिमी मूल्य को और हितों को देखा जाता है और उन्हीं का ही वर्चस्व है। इसमें न्याय संगत प्रतिनिधित्व अभाव है। यानी कि जो विकासशील देश है उनको सुरक्षा परिषद में जगह मिलनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के राजनीतिक और चुनावी इतिहास में वर्ष 1967 को एक महत्वपूर्ण पड़ाव मानने के पीछे कोई दो कारण बताइए। बच्चों, 1967 में जो है एक महत्वपूर्ण पड़ाव आया, उस पड़ाव को हम यहाँ पे बात करेंगे। और दो कारण की बात करिए, चार आपको बताए जाएंगे, उसमें से कोई दो लिख सकते हैं। सबसे पहली बात, देश में बड़े बड़े बदलाव देखने को मिले। विपक्षी दल सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन आयोजित करने और सरकार के दबाव बनाने में आगे थे। 1967 के चुनाव में कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा और कई राज्यों में उसकी हार हुई। 19 विधानसभा चुनाव में 1967 के चुनाव में गठबंधन की परिघटना को सामने ला दिया गया। यानी कि गठबंधन सरकारें का दौर का समय देखा गया। हालांकि दौर तो 1989 के बाद आया, पर इसमें गठबंधन सरकार इसलिए देखी गई क्योंकि कई राज्यों में जो सरकारें जो है गठबंधन सरकार के बनी, और जिससे क्या नाम है, गठबंधन सरकारों ने सरकारों को बनने और बिगड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस काल के अन्य महत्वपूर्ण विशेषता सरकारों के बनने और बिगड़ने की दल बदलू की भूमिका थी, ये जो अभी मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 17 यानी कि 17 पे चल देंगे बच्चों। अभी दो दो नंबर के चल रहे हैं हम। राजीव गांधी और हरचंद सिंह लोगोवाल द्वारा 1985 में हस्ताक्षरित पंजाब समझौते के किन्हीं दो प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। अब पंजाब समझौते जो हुआ था बच्चों, कभी कभी पूछा जाता है कि पंजाब समझौता किसके बीच में हुआ, तो आप बताएंगे राजीव गांधी और हरचंद सिंह लोगोवाल के बीच में 1985 में हुआ। अच्छा, क्या समझौता हुआ, आइए जान लेते हैं। नंबर एक, चंडीगढ़ जो है पंजाब को दे दिया जाएगा। नंबर दो, पंजाब और हरियाणा के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक अलग आयोग नियुक्त किया जाएगा। नंबर तीन, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के बीच रावी व्यास नदी के पानी के बंटवारे को निपटने के लिए एक ट्रिब्यूनल यानी कि न्यायाधिकरण बनाया जाएगा। फोर, पंजाब में उग्रवाद से प्रभावित लोगों को बेहतर इलाज के लिए मुआवजा देने हेतु सहमति प्रदान
की जाएगी, यानी कि पंजाब में जो हिंसा से प्रभावित लोग थे उनको मुआवजा दिया जाएगा। पंजाब में सशस्त्र बल विशेष अधिनियम जो है वापस लिया जाएगा। ये उनके बीच में जो थे बात की गई थी दोनों के बीच में। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। सेकंड खंड का हमारा, गठबंधन सरकारों की कोई दो लाभ बताइए। बच्चों, गठबंधन सरकार आपको पता है, जब दो पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं या दो से अधिक पार्टी मिलकर सरकार बनाती है तो उसको गठबंधन सरकार कहते हैं। तो यहाँ पे उसने दो लाभ की बात की कि दो लाभ कौन से हैं। नंबर एक, स्थिर सरकारें बनाने में मदद मिलती है, यानी कि जब कई सारी पार्टियां मिलकर सरकार बनाती है तो एक अच्छी सरकार बन जाती है, स्थिर बन जाती है। क्षेत्रीय दलों का प्रतिनिधित्व बन जाता है, क्षेत्रीय दलों का प्रतिनिधित्व होता है। कोalition गवर्नमेंट जो होती है उसमें क्षेत्रीय दल भी शामिल हो जाते हैं, तो उनका कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व भी होता है। अब खंड गा 4-4 नंबर के क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपको पता है कि 4×5 = 20, तो यहाँ वैसे क्वेश्चन होंगे और +4 आगे जो हम उस अगले खंड में जानेंगे, यानी कि टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं 4-4 नंबर के। अभी हम 5 क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे इन वाले में। ये आपके मैप, कार्टून और जो है पैराग्राफ पे होंगे। तो अभी चलते हैं 4-4 नंबर के क्वेश्चन पे। बच्चों, 19वां क्वेश्चन, वैश्वीकरण के किन्हीं 4 परिणामों की व्याख्या कीजिए। वैश्वीकरण के क्या क्या परिणाम रहे, आइए जानते हैं बच्चों। नंबर एक, पुराने कल्याणकारी राज्य की जगह अब कार्य करने के लिए न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य ने ले ली जगह। कहने का तात्पर्य क्या है कि पहले राज्य का इंटरफेयर ज्यादा होता था, पर वैश्वीकरण के आने से क्या हो गया कि राज्य का इंटरफेयर जो हो गया वो कम हो गया, और मतलब उनका जो हस्तक्षेप हो गया वो कम हो गया, न्यूनतम हो गया। दूसरा, विश्व में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश और उनकी बढ़ती भूमिका के कारण सरकार की स्वयं निर्णय लेने की क्षमता कमी आई है। कुछ लोगों का मानना यह है, विपक्षियों का, कि जो वैश्वीकरण के विरोधी हैं उनका मानना यह है कि वैश्वीकरण के आने से जो सरकार है वो क्षमता उसकी कम हो गई है, उसके फैसलों पे कहीं ना कहीं विदेशी प्रभाव देखने को मिल जाता है। थर्ड, वैश्वीकरण के कारण विश्व भर में वस्तुओं का व्यापार बढ़ गया है, यानी कि वैश्वीकरण के आने से अब एक देश से दूसरी जगह वस्तुएं आ जा रही हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव से एक समान संस्कृति का उदय हुआ है, यानी कि सब संस्कृति का आदान प्रदान हुआ है और एक समान संस्कृति बनती जा रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20 पर। भारत ने सोवियत संघ के विघटन के बाद सभी नव स्वतंत्र देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे हैं, लेकिन रूस और भारत के बीच संबंध अभी भी सबसे अधिक सौहार्दपूर्ण है, यानी कि भारत और रूस के, आपने सुना ही होगा कि संबंध बहुत अच्छे हैं। किन्हीं दो उदाहरणों की सहायता से इस कथन को न्याय संगत ठहराइए। एक ये क्वेश्चन था, ऑप्शन था, शीत युद्ध काल के दौरान अमेरिकी अर्थव्यवस्था विश्व के अन्य हिस्सों की तुलना में अधिक विकसित थी, फिर भी सोवियत प्रणाली में कुछ ऐसी विशेषताएं थी जो अमेरिका से अलग करती है, उसकी विशेषताएं बतानी है। तो पहले हम रूस और भारत के संबंधों की बात कर लेते हैं, फिर सोवियत प्रणाली की बात करेंगे। अगर भारत और रूस के संबंधों की बात की जाए तो बच्चों आपको पता ही है कि भारत और रूस के संबंध हमेशा से ही अच्छे रहे हैं, और किन किन पॉइंट्स को हम इसमें डालेंगे वो देखते हैं। नंबर एक, दोनों देशों के बीच विश्वास और साझा हित के संबंध हैं। दूसरा, भारतीय अभिनेता और हिंदी फिल्म गाने पूरे रूस में सुने जाते हैं। थर्ड, रूस और भारत एक बहुध्रुवीय विश्व, सामूहिक सुरक्षा और अधिक क्षेत्रवाद आदि का दृष्टिकोण साझा करते हैं। चौथा, रूस को भारत से लाभ होता है क्योंकि भारत रूस के लिए हथियार का दूसरा बड़ा बाजार है, यानी कि भारत जो है रूस से बहुत सारे हथियार खरीदता है। रूस अपनी परमाणु ऊर्जा योजना और अंतरिक्ष उद्योग के लिए रूस से आयात करता है, यानी कि भारत जो है अपनी परमाणु योजनाएं हो गई, अंतरिक्ष उद्योग हो गया, उसमें जो है रूस से निर्भर है, उससे आयात करता है। ऑप्शन ये था कि सोवियत संघ की व्यवस्था के बारे में बात की जा रही थी, पूछा था उसने। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ एक महान शक्ति बन गया। सोवियत अर्थव्यवस्था अमेरिका को छोड़कर बाकी दुनिया की तुलना में अधिक विकसित थी, यानी कि दूसरे नंबर पर अगर बात करें तो सोवियत व्यवस्था जो है विकसित थी। दूसरा, इसमें एक जटिल संचार नेटवर्क था, विशाल ऊर्जा संसाधन थे, यानी कि सोवियत संघ का जो नेटवर्क सिस्टम था बहुत अच्छा था, और इसके पास ऊर्जा के जो है विशाल संसाधन थे। इसमें घरेलू उपभोक्ता उद्योग थे जो पिन से लेकर कारों तक सब कुछ का उत्पादन करते थे, यानी कि सोवियत संघ में मोस्टली हर चीज को बनाया जाता था। हालांकि उनकी गुणवत्ता पश्चिमी पूंजीवादी देशों से मेल नहीं खाती थी, यानी कि हो सकता है क्वालिटी अमेरिका से कम हो, पर बहुत सारी चीजें वो बनाते थे। 4 पॉइंट, सोवियत संघ ने सभी नागरिकों के लिए एक न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित किया था, यानी कि बेसिक नीड जो भी है वो सोवियत संघ अपने नागरिकों को प्रदान कर रहा था। सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा, बाल देखभाल और अन्य कल्याणकारी योजनाओं सहित बुनियादी आवश्यकताओं पर सब्सिडी दी, यानी कि जो जो भी जरूरी थी मानव के लिए, व्यक्तियों के लिए, तो उस पर सब्सिडी देना शुरू कर दिया। कोई बेरोजगारी नहीं थी। स्वामित्व का प्रमुख रूप राज्य का स्वामित्व था, यानी कि राज्य जो है सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा था, रेगुलेट कर रहा था।
भूमि उत्पादक संपत्तियों को समेत नियंत्रण सोवियत संघ के पास था, यानी कि सरकार के पास था। बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। पाकिस्तान में सफल लोकतंत्र स्थापित करने में आई किन्हीं दो प्रमुख चुनौतियों की व्याख्या कीजिए, यानी कि क्या कारण है कि पाकिस्तान में जो है लोकतंत्र सफल नहीं हो पा रहा। एक ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका ऑप्शन था, सार्क ने दक्षिण एशियाई देशों में बहुपक्षीय साधनों के माध्यम से सहयोग विकसित करने की पहल की है। दो उदाहरण देकर इस कथन को न्याय संगत कीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान के सामने क्या चुनौतियां थी, क्यों पाकिस्तान में लोकतंत्र कायम नहीं हो पा रहा। सबसे पहले तो सामाजिक प्रभुत्व। देखिए पाकिस्तान में जो है सेना, धर्मगुरु, जमींदार, अभिजन वर्ग जो है ये लगातार सरकारों को गिराने का काम करते हैं और सैन्य सरकार की स्थापना पर इनका फोकस रहता है। पाकिस्तान में लोकतंत्र कायम होने का बहुत बड़ा कारण ये कि भारत के साथ लगातार संघर्ष। जब से भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तब से ही आप देखते रहे कि भारत और पाकिस्तान में जो है तनाव होता रहता है और उस तनाव के कारण पाकिस्तान की तरफ से लगातार ऐसी ऐसी घटनाएं अंजाम दी जाती हैं जो कि नुकसान करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की कमी। पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन के लिए वास्तविक अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की कमी है। न सेना को अपना प्रभुत्व जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया है। अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों ने अतीत में अपने कारणों से सेना के सत्यवादी शासन का प्रोत्साहित किया है। यानी कि जो इंटरनेशनल लोग हैं, जो बाहरी लोग हैं, वो भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान में जो है लोकतंत्र कायम रहे, क्योंकि उनके हथियारों को वगैरह बिक रहे हैं। वैश्विक वैश्विक इस्लामिक आतंकवाद। जैसा कि पश्चिमी शक्तियों ने वैश्विक इस्लामिक आतंकवाद के खतरे को मान लिया था, यही आशंका थी कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार कहीं आतंकवादी समूह के हाथ में न लग जाए। तो ये बहुत सारे कारण है जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो है लोकतंत्र कायम नहीं हो पा रहा है। एक क्वेश्चन सार्क की भूमिका के संबंध में था। बच्चों, सार्क सदस्यों ने 2004 में दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसको साफ्टा कहते हैं, जिससे पूरे दक्षिण एशिया के लिए एक मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाया गया कि यानी कि जो सार्क के देश है वो जो है मिलकर जो है फ्री ट्रेड करेंगे, बैरियर कम से कम होंगे। सार्क के माध्यम से तनाव को प्रतिबंधित करने और शांति स्थापित करने के लिए कई प्रयास किए गए। उदाहरण के लिए सार्क शिखर सम्मेलन में भारत और पाकिस्तान को एक दूसरे के बेहतर ढंग से समझने और अपनी प्रमुख समस्याओं का समाधान खोजने की स्थिति पैदा की। कहने का तात्पर्य क्या है कि सार्क के माध्यम से आपसी तनाव को कम करने का प्रयास किया गया। आपको बताया भारत और पाकिस्तान जो है दोनों उसके हिस्से हैं। क्वेश्चन नंबर 24। 1974-75 के दौरान कांग्रेस सरकार के विरुद्ध हुए विरोध प्रदर्शन के लिए उत्तरदायी किन्हीं चार परिस्थितियों का वर्णन करें। बच्चों, आपको पता है कि 1975 में जब इमरजेंसी लगी तो उसके पीछे बहुत बड़े कारण थे। उन्हीं कारणों को ये जो है जानने की बात कर रहा है। तो आइए जानते हैं क्या क्या कारण थे जो इमरजेंसी लगने के कारण भी बने और क्यों विरोध हो रहा था। लगातार बढ़ती महंगाई की वजह से लोग उनका विरोध कर रहे थे। मुद्रास्फीति की दर ऊंची थी। कहने का तात्पर्य क्या है, जो महंगाई थी वो बहुत ज्यादा थी। औद्योगिक विकास जो है चरमरा रहा था, कम था। वेतन रोके जाने से सरकारी कर्मचारियों में असंतोष फैल गया था। गुजरात और बिहार के बच्चों ने भी जो है आंदोलन किया था महंगाई के संबंध में। 1974 में रेलवे की हड़ताल कर दी गई और न्यायपालिका से टकराव हुआ, यानी कि सीनियर जज को हटा के दूसरे को चीफ जस्टिस बना दिया गया। ये सारे कारण थे जिसकी वजह से जो है कांग्रेस का विरोध किया गया। भारत की स्वतंत्रता के समय से लेकर भारत में विलय तक के दौरान सिक्किम में घटित घटनाक्रम को वर्णन कीजिए। ये बच्चों सिक्किम के संबंध में एक क्वेश्चन आया था। सिक्किम का भारत में विलय, स्वतंत्रता के समय सिक्किम भारत का एक संरक्षित राज्य था, ना कि एक पूर्ण राज्य, यानी कि भारत के संरक्षण में था। यह भारत का हिस्सा नहीं था। सिक्किम की रक्षा और संबंधों की देखभाल भारत द्वारा ही की जाती थी। आंतरिक प्रशासन की शक्ति सिक्किम के राजा च्योंग्याल के पास थी, यानी कि सिक्किम जो है सुरक्षित था भारत द्वारा। सिक्किम में जो पहला लोकतांत्रिक चुनाव हुआ वो 1974 में हुआ था। सिक्किम कांग्रेस ने चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल करी। सिक्किम विधानसभा ने 1975 में भारत के एक साथ एकीकरण के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। इसके बाद जंगल संग्रह हुआ और लोकप्रिय स्वीकृति मोहर लगाई गई। भारतीय संसद ने भी इसे तुरंत स्वीकार कर लिया और सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य बन गया। बच्चों, 5 क्वेश्चन हमारे ये हो गए। अब 3 क्वेश्चन आपको पता ही है, पैराग्राफ, मैप और कार्टून पे चलेंगे हम। इसको खंड खा घा कह देते हैं। तो 24 पे चलते हैं। नीचे दिए गए अवतरण को अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भारत के छोटे बड़े आकार के देशों में बढ़ जाने की संभावना के विरुद्ध आंतरिक सरकार ने कड़ा रुख अपनाया। मुस्लिम लीग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस कदम का विरोध किया।
मुस्लिम लीग का मानना था कि रजवाड़ों को अपनी मनमर्जी का रास्ता चुनने के लिए छोड़ देना चाहिए। राजवाड़ों के शासक को मानने समझाने सरदार पटेल ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई। अधिकतर रजवाड़ों को उन्होंने भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। यानी कि ये क्वेश्चन जो है पहले चैप्टर से संबंधित है रियासतों के विलयकरण के लिए। तो उसके क्या क्या क्वेश्चन है आइए जानते हैं। 1947 में ब्रिटिश इंडिया के विभाजन के समय किस सिद्धांत का पालन किया गया? पहला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे? दूसरा क्वेश्चन, स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश इंडिया में कितनी देशी रियासतें थी? और चौथा, देशी रियासतों के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? भारत सरकार द्वारा कुछ क्षेत्रों को स्वायत्तता देने के लिए तैयार थी। जूनागढ़ के शासक ने स्वतंत्रता भारत का हिस्सा बनने का फैसला किया। देशी रियासतें ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के एक तिहाई के भाग में कायम थी। कुछ रियासतें स्पष्ट रूप से भारतीय संघ का हिस्सा नहीं थी। तो पहला तो धार्मिक बहुसंख्यक का सिद्धांत आएगा पहले का आंसर। दूसरा आपको पता है सरदार पटेल ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तीसरा रियासतें हमारी 565 थी। और जूनागढ़ के शासक ने जो भारत का बनने का फैसला किया ये आपका सही नहीं था। वो रियासत नहीं जोड़ना चाहता था, स्वतंत्र रहना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 25 मैप है। मैप में कुछ क्वेश्चन पढ़ने हैं, उसके हिसाब से संबंधित अक्षर और राज्य का नाम लिखना है। वह राज्य जहां EMS नंबूदरीपाद द्वारा पहली गैर कांग्रेस सरकार का गठन किया गया। दूसरा था भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का संबंधित राज्य। तीसरा वह राज्य जिसका संबंध पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से था। चौथा पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अमृत कौर का संबंधित राज्य। तो ये बच्चों 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, ये मैप दिया गया था। तो आपको इस तरह से करना है। पहले का आंसर जो है आपका बी है केरल, दूसरे का आंसर डी पश्चिम बंगाल, तीसरे का आंसर ए उत्तर प्रदेश और चौथे का आंसर सी पंजाब। कुछ क्वेश्चन जो है ब्लाइंड वाले बच्चों के लिए भी होते हैं, तो आइए उनको भी देख लेते हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन उन बच्चों को नहीं करने जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, केवल ब्लाइंड वाले बच्चों को करने होते हैं। अक्सर देखा ये जाता है कि बच्चे ब्लाइंड वाले क्वेश्चन कर देते हैं, उनको लगता है इजी है तो ये कर दो। तो अगर आपकी बोर्ड में कॉपी में ये इसके नंबर नहीं मिलेंगे, इसलिए आप अपने अपने क्वेश्चन करें। उस राज्य का नाम लिखिए जहां EMS नबूदरीपाद द्वारा गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किया गया। केरल, अभी बताया था ऊपर। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। स्वतंत्र भारत के पूर्व भारतीय गवर्नर जनरल द्वारा गठित राजनीतिक दल का नाम लिखिए स्वतंत्र पार्टी। अब भारत की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अमृत कौर संबंधित राज्य पंजाब। ऊपर में भी इसमें मोस्टली क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। 26वां क्वेश्चन था कार्टून था 2006 में इजराइल द्वारा लेबनान पर किए गए आक्रमण से संबंधित है। कार्टून को ध्यानपूर्वक देखिए और उत्तर दीजिए। कार्टून में दिखाए गए चार लोगों प्रतीक चिन्ह के आधार पर संबंधित कार्टून के संगठन की पहचान की थी। तो यूएनओ के बारे में बताया गया है। कार्टून में दिखाए गए व्यक्ति की पहचान कीजिए। ये संयुक्त राष्ट्र, ये जो आपको दिखाए गए हैं ये कोफी अन्नान है, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है महासचिव थे। इजराइल ने लेबनान पे आक्रमण क्यों किया? इजराइल के अनुसार हिजबुल्लाह नामक आतंकवादी समूह पर नियंत्रण पाने के लिए लेबनान पर हमला करना जरूरी था। यानी कि इजराइल का मानना था कि जो हिजबुल्लाह आतंकवादी है उस पर नियंत्रण करने के लिए लेबनान पे हमला करना जरूरी है, जिससे बड़ी संख्या में नागरिकों की हत्या और विनाश हुआ। इसका भी दृष्टिबाधित क्वेश्चन था, देख लेते हैं। यूनिसेफ का विस्तृत नाम? संयुक्त राष्ट्र बाल फंड, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन फंड। कौन सा संगठन लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी बना वो यूएनओ। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने देशों ने हस्ताक्षर किए शुरू में? 51। और यूएनओ की जो कौन सी एजेंसी है जो परमाणु प्रौद्योगिकी के लिए बात करती है, तो वो IAEA अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी है। बच्चों अब हम चलते हैं अपने लास्ट खंड पे, जहां पे 6-6 नंबर की बात करेंगे। 6-6 नंबर के आपको पता है 4 क्वेश्चन होते हैं और उन चारों क्वेश्चन में जो है ऑप्शन दिया होता है, तो आपके पास विकल्प अच्छे होते हैं। दूसरी बात, इन क्वेश्चन को करना बहुत जरूरी है। अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं या पास होना चाहते हैं तो 6 नंबर के क्वेश्चन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो पेपर में इन आंसर्स को जरूर करें, जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 27, भारत द्वारा गैर पारंपरिक सुरक्षा के बजाय पारंपरिक सुरक्षा पर अधिक खर्च करने के 3 कारण बताइए। भारत पारंपरिक सुरक्षा पे क्यों ज्यादा खर्च करता है, उसके कारण बताने हैं।
सुरक्षा के लिए खतरे के 3 नए स्रोत बताइए। तो पहले मैं भारत की पर बात कर लेते हैं, क्यों भारत को सेना वेना पे क्यों खर्चा करना पड़ रहा है। नंबर एक, भारत ने अपने पड़ोसी देशों पाकिस्तान के साथ 1947-48, 65, 71, 99 में युद्ध किया गया, इसलिए हमने सेना को मजबूत करने की बात की गई। दूसरा, 1962 में मिले झटके के बाद भारत ने सोचा कि सेना को आधुनिक किया जाए। भारत में लगातार आंतरिक अलगाववादी आंदोलन भी होते रहते हैं, उनको देखते हुए भारत सरकार ने चाहा कि सेना को मजबूत किया जाए। और पड़ोसी देश की चुनौतियों का सामना, आपको पता ही है, पाकिस्तान बांग्लादेश वगैरह लगातार भारत को परेशान करते रहते हैं, तो हमने जो है सेना पे खर्च करने का बात की। सुरक्षा के लिए खतरे के लिए नए स्रोतों की बात करेंगे इसमें। नए स्रोत कौन कौन से? नंबर एक, आतंकवाद। आतंकवाद क्या है बच्चों? आतंकवाद में एक समूह जो होता है हिंसा फैलाता है, और हिंसा फैलाने के लिए वो कई तरीके को अपनाता है, जैसे विमान अपहरण कर लेता है, बम लगा देता है, लोगों की हत्या कर देते हैं। दूसरा, मानव अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है। ये राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकारों के उल्लंघन की बात करते हैं, जिसमें अल्पसंख्यक के अधिकारों को हनन किया जाता है। उदाहरण, इराक का कुवैत पर आक्रमण कर देना। तीसरी समस्या है महामारी का। बच्चों, आपने देखा कि कोरोना वायरस पहले आया था, तो कई ऐसी बीमारियां हैं जो आज बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है, जिसमें प्रवास, व्यापार, पर्यटन आदि कारण जो है HIV, एड्स, बर्ड फ्लू जैसी जो बीमारियां हैं, बाहर से भी कहीं ना कहीं इन देशों में आती जा रही हैं, और जिसकी वजह से जो है पूरा विश्व प्रभावित होती है। अभी भी देखें, कोरोना वायरस चीन से चल के पूरे विश्व में फैला और हाहाकार मचाया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। चीनी अर्थव्यवस्था में नाटकीय सुधार के बावजूद चीन के सभी लोगों को इन सुधारों से कोई लाभ नहीं मिला। इसके 3 कारण बताइए। यानी कि चीन में क्या क्या कमियां रही हैं, चीन ने इतना सुधार किया तब भी क्या प्रॉब्लम्स रहेगी, उस पर बात करेंगे। और इसका ऑप्शन था, यूरोपीय संघ का एक आर्थिक सहयोग वाली व्यवस्था से बदलकर आधिकारिक राजनीतिक संगठन बनाने की प्रक्रिया के बारे में बात करें। अब चले चीन की कमियां की बात कर लेते हैं बच्चों, फिर यूरोपियन संघ पे बात करेंगे। नंबर एक, चीन में बेरोजगारी लगातार बढ़ गई है, और लगभग 100 मिलियन लोग जो है नौकरी की तलाश कर रहे हैं। महिलाओं की स्थिति वहां भी बहुत ज्यादा खराब है, रोजगार नहीं है, पर्यावरण का नुकसान पहुंच रहा है, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है वहां पे, सरकारी भ्रष्टाचार। ग्रामीण और शहरी निवासियों में आर्थिक असमानता बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। तटीय और अंतर प्रदेशी प्रांतों के बीच असमानता में वृद्धि हुई है। तो ये आप चाइना की कमजोरियां लिख देंगे। अब यूरोपियन संघ की बात करें तो यूरोपियन मार्शल योजना के तहत यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए अमेरिका ने बड़े पैमाने पर वित्तीय मदद की, जिसको मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। 1948 से पश्चिमी यूरोप राज्यों के बीच व्यापार और आर्थिक मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने के लिए OEEC की स्थापना की गई। 1949 में जो है यूरोपियन काउंसिल की स्थापना की गई। मतलब ये क्वेश्चन यूरोपीय संघ से है। यूरोपीय पूंजीवाद देशों के आर्थिक एकीकरण की प्रक्रिया के कारण 1957 में यूरोपियन आर्थिक समुदाय संगठन बनाया गया। यूरोपीय संसद के निर्माण के लिए इसने एक राजनीतिक आयाम प्राप्त किए, और 1992 में जो है यूरोपीय संघ का गठन किया गया। इसमें एक समान विदेश नीति, सुरक्षा नीति, न्याय, गृह मामलों, सहयोग और एक मुद्रा की बात पर जोर दिया गया, और एक राष्ट्र राज्य के रूप में ये यूरोपियन संघ कार्य करने शुरू कर दिया। यूरोपियन संघ के लिए संविधान बनाने का प्रयास किया गया, परंतु वो विफल हो गया। फिर भी अपने इसका झंडा, राष्ट्रगान, स्थापना दिवस और मुद्रा है। अन्य देशों के साथ व्यवहार की बात करें तो इसकी समान विदेश नीति और सुरक्षा नीति भी है बच्चों। यह दर्शाता है कि यूरोपियन संघ समय के साथ साथ आर्थिक संघ में तेजी से राजनीतिक संघ में बदलता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलेंगे बच्चों। 20वीं सदी के अंतिम दशक के दौरान भारतीय राजनीति में घटित किन्हीं 3 प्रमुख घटनाओं का वर्णन कीजिए। यानी कि बहुत सारी घटनाएं घटी थी, पर इसमें 3 घटनाओं के बारे में बात कर रहा है वो। इसका अथवा क्वेश्चन है, 1989 के बाद गहन प्रतिस्पर्धा, कई संघर्षों के बीच अधिकांश दलों में उभर आम सहमति के बीच 3 बिंदुओं को स्पष्ट कीजिए। मतलब ऐसे कौन से मुद्दे थे जिसपे आम सहमति थी। पहले हम बात कर लेते हैं क्या उनसी घटनाएं हुई हैं। कई घटनाएं हुई हैं। सबसे पहले कांग्रेस प्रणाली का अंत हुआ। कांग्रेस जो लगातार जीत आ रही होती आ रही थी, उसकी ये हार हुई, और उसे केवल 197 सीटें प्राप्त हुई। मंडल मुद्दे का उदय हुआ। आपको पता है कि राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार जो VP सिंह की थी, उसने जो है मंडल कमीशन की रिपोर्टों को लागू किया, और OBC को जो है कितने परसेंट रिजर्वेशन दिया? 27%। पेपर में पूछ लेता है कि OBC को कितने परसेंट रिजर्वेशन देने की बात की गई। नई आर्थिक नीति 1991 में जो नरसिम्हा राव थे, उन्होंने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अपनाया। शुरुआत राजीव गांधी ने की थी, बाद में उसको आगे बढ़ाया नरसिम्हा राव जी ने। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, LPG इसी का हिस्सा थी। बाबरी मस्जिद का विध्वंस, इस टाइम जो है बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, उसके हिस्से को। और अयोध्या विवाद इस टाइम बहुत पॉपुलर रहा। अभी जो वर्तमान में जो राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है, उसकी जो इतिहास है वो इसी से जुड़ा जा सकता है।
राजीव गांधी की हत्या। मई 1991 में राजीव गांधी की हत्या के कारण कांग्रेस के नेतृत्व में बदलाव आया। 1991 के चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। यानी कि 1991 में आपको पता है तमिल मुद्दे के मुद्दे पर राजीव गांधी की हत्या कर दी गई और बाद में नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री बनाया गया। किन मुद्दों पर सभी पार्टियों में सहमति है, आइए जान लेते हैं एक एक करके। नंबर एक, नई आर्थिक नीतियों पर सब पार्टियों का मानना यह है कि वो एलपीजी का समर्थन करते हैं। सभी विकास में जो है एक सुर में सहमति प्रदान करते हैं। ओबीसी रिजर्वेशन की बात है तो ओबीसी 27% रिजर्वेशन के लिए हर दल जो है सहमत था कि ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तीसरा, देश के शासन में राज्य स्तर की भूमिका बढ़ती जा रही थी और उसको सभी स्वीकार कर रहे थे कि सत्ता की साझेदारी में राजनीतिक दलों को भी जोड़ना चाहिए। वैचारिक स्थिति के बजाय व्यवहारिक विचारों और कार्यसिद्धि पर जोर दिया गया और ऐसे ऐसे गठबंधन बने जिनका कहना नहीं था। कहने का तात्पर्य क्या है कि जिनकी विचारधारा अलग थी उन्होंने भी बाद में गठबंधन किए। जैसे एनडीए के अधिकांश दल बीजेपी की जो हिंदुत्व विचारधारा से सहमत नहीं थे फिर भी उन्होंने सरकार बनाने के लिए साथ आए। तो यहाँ कार्यसिद्धि पर जो है गठबंधन किए गए। बच्चों अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि स्वतंत्र भारत की विदेश नीति ने शांतिपूर्ण विश्व के सपने को साकार करने का प्रयास किया और इस कथन के पक्ष में को 3 तर्क दीजिए। यानी कि जब स्वतंत्र भारत में जो विदेश नीति तैयार की गई उसमें विश्व को शांति स्थापित करने की बात की गई। आपको पता है नेहरू जी ने गुटनिरपेक्षता की नींव रखी थी। इसका ऑप्शन है, भारत भी उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया में एक प्रबल समर्थक और रंगभेद की नीति का कट्टर विरोधी रहा है। इसके पक्ष में तर्क देने हैं तो पहले हम भारत की विदेश नीति पे बात कर लेते हैं। देखिए, भारत की विदेश नीति ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया। गुटनिरपेक्षता आपको पता है कि उस टाइम अमेरिका और सोवियत संघ गुटबाजी कर रहे थे। अमेरिका पूंजीवादी देश था, सोवियत संघ समाजवादी साम्यवादी देश था। दोनों चाह रहे थे कि सारे के देश उनकी तरफ आते जाएं। जब भारत से कहा गया तो भारत ने कहा कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, अपनी एक अलग गुट बनाएंगे जिसको गुटनिरपेक्षता कहा गया। और भारत नहीं चाहता था कि विश्व में तनाव बढ़े, इसलिए भारत ने ऐसा करा। शीत युद्ध के दौरान भारत में दोनों में से किसी कोने में शामिल नहीं हुआ। इस आदर्श विदेश नीति के दृष्टिकोण के रूप में गुटनिरपेक्षता की नीति की वकालत की। 1956 में जब ब्रिटेन ने सुएज नहर मुद्दे पर मिस्र में हमला किया तो भारत ने नव उपनिवेशिक आक्रमण के खिलाफ विश्व विरोध का नेतृत्व किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति पहल के लिए मानव संसाधन उपलब्ध कराए। तो मतलब हम इसमें देखेंगे कि भारत ने जो है स्वतंत्र विदेश नीति के लिए कई सारे कार्य किए। भारत चाहता था विश्व में शांति बने रहे। ऑप्शन में बात करेंगे, नेहरू के नेतृत्व में भारत ने मार्च 1947 में एशियाई संबंध सम्मेलन बुलाया। क्योंकि उपनिवेशीकरण यानी कि उपनिवेशवाद के भारत जो है हमेशा खिलाफ रहा है। भारत नहीं चाहता क्योंकि भारत लंबे समय से गुलाम रहा और उसने देखा किस तरह से भारत का शोषण किया गया। तो भारत ने हमेशा से ही उसका विरोध किया है। भारत उपनिवेशवाद से मुक्ति की प्रक्रिया का कट्टर समर्थक था। उसने नस्लवाद विशेषकर दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की दृढ़ता का विरोध किया। भारत ने स्वतंत्रता संग्राम का समर्थन करने के लिए 1949 में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाकर डच औपनिवेशिक शासन से इंडोनेशिया की स्वतंत्रता को शीघ्र साकार करने के लिए गंभीर प्रयास किए। यानी कि देखो, भारत लगातार नहीं चाहता था कि कोई देश किसी पे आक्रमण करे या उसके संसाधनों को हड़पे। यानी कि इंडोनेशिया की स्वतंत्रता के लिए इसने काम किया। 1955 में अफ्रीकी एशियाई सम्मेलन, जिसे बांडुंग सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, ये नव स्वतंत्र एशियाई अफ्रीका देशों के साथ भारत के जुड़ाव के चरम को चिन्हित करता है। बांडुंग सम्मेलन के कारण बाद में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना हुई। कहने का तात्पर्य क्या, भारत ने वो सारे प्रयास किए जिसके द्वारा जो उपनिवेशीकरण को जो है खत्म किया जाए और सभी देश अपने स्वतंत्र विदेश नीति के साथ काम करें। कोई देश किसी देश पर जो है अपना दबाव ना करे। तो बच्चों, आज की वीडियो में हमने जो है 2024 के पेपर के बारे में जाना। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको 2024 के पेपर के क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे और उनके क्या आंसर है उससे क्लियर होंगे। आप बच्चे इसको एक बार जरूर देख ले सारे के सारे, क्योंकि पिछले पेपर को देखना बहुत ही जरूरी होता है और जानना जरूरी होता है। इसी के पैटर्न को समझना जरूरी होता है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको जो है 2024 के बोर्ड पेपर जो है क्लियर हो गया होगा। आप अच्छे से तैयारी करें। 80 नंबर का पेपर है, सभी के 70 से ऊपर आए। आपको कोई भी समस्या है, कोई टॉपिक समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और कोई वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम चाहते हैं कि जो हमारा एग्जाम होने वाला है 2-3 दिन बाद बोर्ड का, उसमें सभी बच्चे अच्छे से अच्छे नंबर लाएं। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय। ऑल द बेस्ट पेपर के लिए, सभी अच्छे से करें।